संविधान का मैदान, शक्तियों के बंटवारे की कहानी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद स्टोरीज में। आइए आज हम अपने संविधान की एक मज़ेदार यात्रा पर चलते हैं। आज हम केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में जानेंगे। कल्पना कीजिए, हमारा देश एक विशाल मैदान है और इस मैदान का संचालन केंद्र यानी कि संघ और राज्य मिलकर करते हैं। मैदान बटा हुआ है लेकिन दोनों हिस्सों को मिलकर ही काम करना है। यह बंटवारा ही केंद्र राज्य संबंध कहलाता है और यह सुनिश्चित करता है कि देश की एकता भी बनी रहे और स्थानीय ज़रूरतें भी पूरी हो। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ शक्तियाँ विधायी, कार्यपालक और वित्तीय केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। हालांकि एक शक्ति विभाजित नहीं है, जो है न्यायिक शक्ति। और इन्हीं शक्तियों के विभाजन के बारे में चर्चा करके आज हम केंद्र राज्य संबंध अच्छी तरह से जानने वाले हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि यह पूरा संघीय तंत्र किन तीन स्तंभों पर टिका है। यह वही स्तंभ है, विधायी, कार्यपालक और वित्तीय। तीन मजबूत स्तंभ और एकीकृत न्याय। केंद्र और राज्यों के संबंधों को हम तीन मुख्य स्तंभों से समझते हैं। सबसे पहला विधायी संबंध, जिसमें कानून बनाने की सीमाएं है, भाग 11 में। दूसरा प्रशासनिक संबंध, इसमें कानूनों को लागू करने की कार्यपालिक व्यवस्था है, यह भी भाग 11 में है। और तीसरा वित्तीय संबंध, धन और करों का बंटवारा, यह भाग 12 में है। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, हमारी एकल न्यायिक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से अधीनस्थ न्यायालय तक केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को समान रूप से लागू करती है। यह हमारे संविधान की अद्वितीय विशेषता है। तो चलिए अब केंद्र और राज्यों के संबंधों को देखते हैं। सबसे पहला विधायी संबंध, भाग 11। इसमें हम जानेंगे कानून कौन बनाएगा और कहाँ तक। सबसे पहले कानून का क्षेत्रीय विस्तार। सबसे पहले सीमाएं तय होती है। आपको यह पता होना चाहिए कि संसद यानी कि केंद्र पूरे भारत के लिए और यहाँ तक कि विदेशों में भारतीय नागरिकों की संपत्ति पर कानून बना सकती है। इसे अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान कहते हैं। वही राज्य विधानमंडल केवल अपने राज्य की सीमा के भीतर ही कानून बना सकता है। हाँ, कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे अनुसूचित क्षेत्रों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास संसद के कानूनों को लागू करने या संशोधित करने की शक्ति है। 7वीं अनुसूची के बारे में जान लेते हैं कि क्या है इसमें। विधायी विषयों का बंटवारा, 7वीं अनुसूची। अब आगे बढ़ते हुए इसके बारे में जानते हैं कि विषय कैसे बटे हैं। इसके लिए हमारे पास 7वीं अनुसूची है, जिसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नंबर 1 संघ सूची, इसमें केवल केंद्र कानून बनाता है, जैसे रक्षा, बैंकिंग, मुद्रा, इन विषयों पर। दूसरा है राज्य सूची, इसमें केवल राज्य कानून बनाता है, जैसे पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था वाले विषय है। और तीसरा है समवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, इसमें है जैसे शिक्षा, वन, बिजली। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो जाए तो क्या होगा। इस स्थिति में हमेशा केंद्रीय कानून प्रभावी होगा। इसे संघीय सर्वोच्चता कहते हैं। एक जरूरी अपवाद, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा, वन सहित 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। असाधारण परिस्थितियों में संसद की शक्ति के बारे में देखते हैं। सामान्य समय में राज्य सूची पर राज्य का अधिकार है, लेकिन 5 असाधारण परिस्थितियों में संसद भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। आपको यह पता होना चाहिए कि ये स्थितियां कब आती है। पहली, जब राज्यसभा राष्ट्रहित में प्रस्ताव पारित करे 2/3 बहुमत से। दूसरी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तीसरी, जब 2 या अधिक राज्य मिलकर अनुरोध करें। चौथी, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए। और 5वीं परिस्थिति है राष्ट्रपति शासन के दौरान। राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। केंद्र राज्यपाल के माध्यम से कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित करवा सकता है, जिससे केंद्र को उन पर नियंत्रण मिल जाता है। प्रशासनिक संबंध, निर्देशों का पालन और एकीकरण। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कानून बनाने के बाद लागू कैसे होते हैं। प्रशासनिक शक्तियां भी विधायी शक्तियों का अनुसरण करती है। केंद्र संघ सूची के कानूनों को लागू करता है और राज्य अपनी सूची के कानूनों को। दायित्व और नियंत्रण।
संविधान राज्यों पर दो प्रमुख दायित्व डालता है: संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन करना और केंद्र की कार्यकारी शक्ति को बाधित न करना। आपको यह पता होना चाहिए कि अगर राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो क्या हो सकता है। अनुच्छेद 365, अगर कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति यह मानकर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगा सकते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है। अब आगे बढ़ते हुए इसके बारे में जानते हैं कि प्रशासन में एकीकरण कैसे होता है। अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS और IFS, ये सेवाएं प्रशासनिक एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। नियुक्ति और प्रशिक्षण केंद्र करता है, लेकिन ये अधिकारी तत्काल नियंत्रण में राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें रणनीतिक पद बताकर समर्थन दिया था। ये केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बिठाने का काम करते हैं। वित्तीय संबंध, धन का हिसाब और वितरण। तो चलिए अब हम जानते हैं वित्तीय संबंधों के बारे में। ये भाग 12 में है। कराधान शक्तियों का आवंटन। विधायी शक्तियों के विपरीत कर, टैक्सेशन शक्तियों के संबंध में समवर्ती सूची नहीं है। संसद संघ सूची के विषयों पर कर लगाती है, जैसे आयकर, सीमा शुल्क। राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषयों पर कर लगाता है, जैसे भू राजस्व, कृषि, आय पर कर। GST एक अपवाद है। 101वें संविधान संशोधन 2016 ने वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST के संबंध में केंद्र और राज्यों दोनों को एक साथ कानून बनाने की समवर्ती शक्ति दी है। कर राजस्व का वितरण। संघ सूची के तहत लगाए गए कई करों की कुल प्राप्तियां केंद्र और राज्यों के बीच बांटी जाती है। वित्त आयोग के बारे में जानते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि धन के बंटवारे की सिफारिश कौन करता है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व का न्यायपूर्ण वितरण और राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान, ग्रांट्स इन एड के सिद्धांतों पर सिफारिश देना है। अब आगे बढ़ते हुए आपातकाल में शक्तियों का केंद्रीकरण, इसके बारे में जानते हैं। अब आगे बढ़ते हुए इसके बारे में जानते हैं कि आपातकाल में ये संबंध कैसे बदले जाते हैं। आपातकाल में संघीय ढांचा एकात्मक स्वरूप ले लेता है और केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352, राज्य पूर्णतया केंद्र के नियंत्रणाधीन हो जाते हैं। राष्ट्रपति राजस्व वितरण को भी परिवर्तित या रोक सकते हैं। वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360, केंद्र राज्यों को वित्तीय औचित्य के निर्देश दे सकता है और यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती का आदेश भी दे सकता है। तो चलिए अध्याय 6 की तरफ बढ़ते हैं। संतुलन की खोज, सहकारी संघवाद। केंद्र राज्य संबंध में हमेशा तनाव और सहयोग के बीच झूलते रहते हैं। 1967 में के बाद राज्यों ने स्वायत्तता की मांग तेज कर दी। इस संतुलन को सुधारने के लिए कई आयोग बने, जैसे पहला सरकारिया आयोग 1983। आपको यह पता होना चाहिए कि इस आयोग ने सहयोगी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल दिया। इसने सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का प्रयोग बहुत संभल कर हो और स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए, जो 1990 में गठित हुई। दूसरा है पूंछी आयोग 2007। इसने भी सहकारी संघवाद को भारत की एकता के लिए अपरिहार्य माना। इसकी प्रमुख सिफारिशों में राज्यपाल के कार्यकाल को 5 वर्ष निर्धारित करना और अनुच्छेद 356 के उपयोग को रोकने के लिए SR बोम्मई मामले के निर्देशों को शामिल करना था। इसने स्थानिक आपातकाल का विचार भी दिया। तो यह थी हमारे संविधान में निहित केंद्र राज्य संबंधों की पूरी कहानी। हमने देखा कि कैसे विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां बटी है, फिर भी एक दूसरे से जुड़ी है। यह संबंध मजबूत केंद्र और स्वायत्त राज्यों के बीच सहयोग से ही चलता है।
अब अगले विषय पर जाने से पहले मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है और इसकी सिफारिशें केंद्र राज्य संबंधों में क्या भूमिका निभाती है? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें और लर्न विद स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ज्ञान की यह कहानी आगे बढ़ती रहे। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद।